Hello, welcome back to my channel and Anushka Biology 360. So I welcome you all at our another lecture. आज हमारा हम क्या पढ़ेंगे, जेनेटिक कोड पढ़ रहे थे ना, हमारा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चल रहा था. ठीक है, आई होप तुम लोगों ने पिछले लेक्चर्स देख लिए होंगे. तो हम आज आगे बढ़ते हैं. कहाँ से पढ़ना है बेटा? जेनेटिक कोड से. देखो, ड्यूरिंग रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन. रेप्लिकेशन डीएनए से डीएनए, ट्रांसक्रिप्शन डीएनए से आरएनए. अ न्यूक्लिक एसिड वॉज कॉपीड टू फॉर्म अनदर न्यूक्लिक एसिड. एक न्यूक्लिक एसिड कॉपी करके दूसरा न्यूक्लिक एसिड बनाता है. ठीक है, क्लियर है? Hence these processes are easy to conceptualize on the basis of complementarity. तो ये जो प्रोसेस हैं हम लोग इनको ईजिली समझ सकते हैं कॉम्प्लीमेंटैरिटी के बेसिस पे. The process of translation require transfer of genetic information from a polymer of nucleotide to synthesize a polymer of amino acid. देखो, न्यूक्लिक एसिड से न्यूक्लिक एसिड बनना ज़्यादा टिपिकल नहीं है, बट न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमर से अमीनो एसिड का पॉलीमर बनाना इज़ क्वाइट टफ, है ना. कुछ बड़ी चीज़ है भाई ये. तो ट्रांसलेशन में क्या होता है बेटा? जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का ट्रांसफ़र होता है न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमर से, मतलब कि न्यूक्लिक एसिड से प्रोटीन्स तक. पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड इज़ प्रोटीन. तो न्यूक्लिक एसिड से प्रोटीन बनने के प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसलेशन. तो नाइदर डज एनी कॉम्प्लीमेंटैरिटी एग्जिस्ट बिटवीन न्यूक्लियोटाइड एंड अमीनो एसिड. ना तो न्यूक्लियोटाइड और अमीनो एसिड के बीच में कोई कॉम्प्लीमेंटैरिटी एग्जिस्ट करती है, नॉर कुड एनी बी ड्रॉन थ्योरेटिकली, और ना ही हम कुछ वो कॉम्प्लीमेंटैरिटी कुछ बना सकते हैं उनके बीच में. मतलब कोई कॉम्प्लीमेंटैरिटी प्रोटीन और न्यूक्लियोटाइड के बीच में नहीं होती है. दैट्स इट. देयर एग्जिस्टेड एम्पल एविडेंसेस. हमारे पास कुछ एविडेंसेस हैं though to support the notion that change in nucleic acid genetic material were responsible for change in amino acid in protein. बट हमारे पास कुछ ऐसे एविडेंसेस हैं कि भाई अगर न्यूक्लियोटाइड में चेंज आता है तो अमीनो एसिड के सीक्वेंसेस में अमीनो एसिड में भी चेंज आएगा. ठीक है. दिस लेड टू द प्रपोजिशन ऑफ अ जेनेटिक कोड दैट कुड डायरेक्ट द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड ड्यूरिंग सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन. इसकी वजह से ये जो बात हमने कही कि भाई न्यूक्लिक एसिड के अंदर अगर कुछ चेंज आया तो अमीनो एसिड में भी चेंज आएगा, तो इस बात की वजह से हम लोगों ने जेनेटिक कोड नाम की चीज़ को क्या करा? प्रपोज करा. मतलब हम लोगों के सामने एक नई चीज़ आई, दैट्स इज जेनेटिक कोड. ठीक है. जेनेटिक कोड हम लोगों को क्या बताएगा कि भाई अमीनो एसिड का क्या सीक्वेंस है जब हम प्रोटीन बना रहे होते हैं तब. व्हाट इज़ द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड ड्यूरिंग सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स. समझ गए? एक बार फिर से बोलूँ या फिर नहीं बोलूँ? बताओ भाई, तुम तो कैसे ही बताओगे. चलो ठीक है, एक बार फिर से बोलते हैं कि न्यूक्लिक एसिड के अंदर अगर चेंज आता है बेटा तो अमीनो एसिड के सीक्वेंस में भी चेंज आता है. इसके बाद इस बात से एक नई चीज़ का जन्म हुआ जिसका नाम दिया जेनेटिक कोड. जेनेटिक कोड हम लोगों को अमीनो एसिड का सीक्वेंस बताए कि प्रोटीन के सिंथेसिस करते टाइम पे. समझ गए? आगे है, इफ़ डिटरमाइनिंग द बायोकेमिकल नेचर ऑफ जेनेटिक मटीरियल. एक मिनट. If determining the biochemical nature of genetic material and the structure of DNA was very exciting, the proposition and deciphering of genetic code were most challenging. हम लोगों को पता था कि भाई जेनेटिक मटेरियल का जो बायोकेमिकल नेचर है वो हम डिटरमाइन करेंगे और डीएनए का स्ट्रक्चर हम फाइंड करेंगे, तो वो चीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग है. लेकिन जेनेटिक कोड को बताना कि भाई लोगों को ये बताना कि व्हाट इज़ जेनेटिक कोड और किस तरीके से हम लोगों ने इस चीज़ को पूरा एनालाइज करके लोगों के सामने रखा है, लोगों को ये चीज़ समझाना बहुत चैलेंजिंग था उस टाइम पे. इन अ वेरी ट्रू सेंस इट रिक्वायर्ड इन्वॉल्वमेंट ऑफ साइंटिस्ट फ्रॉम सेवरल डिसिप्लिन. मतलब हम लोगों को अलग अलग इलाके से, मतलब अलग अलग रिसर्चर्स की ज़रूरत थी. हमको फिजिसिस्ट भी चाहिए था, ऑर्गेनिक केमिस्ट भी चाहिए, बायोकेमिस्ट और जेनेटिसिस्ट की भी ज़रूरत थी. हमारे पास जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था जॉर्ज गैमो एक फिजिसिस्ट थे, है ना. हु आर्ग्यूड दैट सिंस देयर आर ओनली 4 बेसेस. हमारे पास कितने बेसेस हैं? 4 बेसेस हैं. एडेनिन, गुआनिन, थायमिन और साइटोसिन. थायमिन की जगह यूरेसिल हो सकता है. हमारे पास कितने बेसेस है? 4. एंड इफ़ दे हैव टू कोड फॉर 20 अमीनो एसिड, और उन लोगों को अगर 20 अमीनो एसिड के लिए कोड करना है तो द कोड शुड कॉन्स्टिट्यूट अ कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिस. तो बेसिस का कॉम्बिनेशन होना चाहिए. तो जो कोड होगा उसके अंदर बेसिस का कॉम्बिनेशन बनेगा. ही सजेस्टेड दैट इन ऑर्डर टू कोड फॉर 20 अमीनो, सभी 20 अमीनो एसिड के लिए कोड करने के लिए जो कोड है, कोड शुड बी मेड अप ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड. तो 3 न्यूक्लियोटाइड से उस कोड को बनाना पड़ेगा. देखो, साइंटिस्ट ने बताया कि हमारे पास 4 बेसिस हैं, उन 4 बेसिस को कोड करना पड़ेगा 20 अमीनो एसिड के लिए. ठीक है. तो ये जो कोड था ना, उस कोड के अंदर कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिस होंगे. ओके,
कॉम्बिनेशन ऑफ बेसेस होंगे, उसके बाद ही वो 20 अमीनो एसिड के लिए कोड कर सकते हैं। और जो कोड होगा वो बना किस किस से होगा, 3 न्यूक्लियोटाइड से बना होगा। इट वॉज अ वेरी बोल्ड प्रपोजिशन बिकॉज अ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ऑफ 4 into 4 वुड जनरेट। इससे के बाद हम लोगों को कितने कोडॉन्स मिले, 64। 3 न्यूक्लियोटाइड 4 बेसेस, 3 न्यूक्लियोटाइड 4 बेसेस, ठीक है। तो हम लोगों को मिले 64 कोडॉन्स। कितने कोडॉन मिले, 64। कितने हो गए, जितने हमको चाहिए थे उससे ज़्यादा कोडॉन्स हो गए। प्रोवाइडिंग प्रूफ दैट द कोडोन वॉज अ ट्रिपलेट। हम लोगों को ये प्रूफ मिला कि जो कोडोन है वो क्या होगा, ट्रिपलेट होगा। वॉज अ मोर डॉन्टिंग टास्क। वो एक अलग टास्क था कि भाई जो कोडोन है वो तो ट्रिपलेट ही होगा। आगे क्या होगा, द केमिकल मैथड डेवलप्ड बाय हरगोबिंद खुराना। हरगोबिंद खुराना ने एक केमिकल मैथड को डेवलप करा। वो केमिकल मैथड था किसके बारे में, इंस्ट्रूमेंटल इन सिंथेसाइजिंग RNA मॉलिक्यूल विद डिफाइंड कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिस। उन्होंने अलग अलग बेसिस को कंबाइन करा, होमोपॉलीमर एक साथ मतलब सेम मोनोमर्स जोड़े, कोपॉलीमर अलग अलग मोनोमर्स जोड़े। तो उन्होंने RNA मॉलिक्यूल को बनाया विद डिफाइंड कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिस। उन्होंने अलग अलग बेसिस का कॉम्बिनेशन बना के उन्होंने क्या बनाया बेटा, RNA मॉलिक्यूल्स को बनाया, होमोपॉलीमर तरीके से भी, कोपॉलीमर तरीके से भी, ठीक है। एक बार फिर से, जो हरगोबिंद खुराना जी थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने केमिकल मेथड डेवलप करा। उस केमिकल मेथड के अंदर उन्होंने बेसिस के कॉम्बिनेशन की हेल्प से RNA मॉलिक्यूल को बनाया, ठीक है। मार्शल निरेनबर्ग सेल फ्री सिस्टम फॉर प्रोटीन सिंथेसिस फाइनली हेल्प्ड द कोड टू बी डेसिफर्ड। फिर मार्शल निरेनबर्ग का, ये एक साइंटिस्ट का नाम है, उन्होंने सेल फ्री सिस्टम बनाया, मतलब बिना सेल के हम लोग प्रोटीन कैसे बना सकते हैं। तो मार्शल निरेनबर्ग ने ये आइडिया निकाला कि बिना सेल के हम लोग प्रोटीन कैसे बना सकते हैं। तो उसके बाद, उनके हेल्प के बाद हम लोगों को वो कोड जो था उसको डेसिफर करने में बहुत इजी रहा, मतलब लोगों के सामने रखने में काफ़ी हेल्प मिली। सेवेरो ओकोआ एंजाइम, ये एक एंजाइम का नाम है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज, ये इसका सिंपल नाम है। सेवेरो ओकोआ एंजाइम नाम क्या है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज, वॉज ऑल्सो हेल्पफुल इन पॉलीमराइजिंग RNA विद डिफाइंड सिक्वेंसेज इन अ टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर, एंजाइमेटिक सिंथेसिस ऑफ RNA। फिर हम लोगों ने इस एंजाइम की हेल्प से RNA बनाया, लेकिन RNA तो बनाया बट टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर में बनाया, ठीक है। तो सेवेरो ओकोआ एंजाइम हम लोगों को टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर में RNA पॉलीमराइज करने में काफ़ी हेल्प करी, ठीक है। फाइनली अ चेकर बोर्ड, फिर उसके बाद जेनेटिक कोड के लिए हम लोगों को एक चेकर बोर्ड मिला कि भाई हाँ ऐसा सा होता होगा। द कोडोन फॉर द वेरियस अमीनो एसिड, देखो ये इजी है वैसे तो, कहीं पूछा नहीं जाता अक्सर, ठीक है। एक मिनट, ये है फर्स्ट पोजीशन, यहाँ आएगी थर्ड पोजीशन। देखो सबसे पहले यहाँ UCAG लिख लो, इधर भी UCAG लिख लो। यहाँ एक कॉलम में 4 बार लिखो UCAG। जब और जैसे तुम उस पुनेट स्क्वायर के अंदर मल्टीप्लाई कर रहे थे ना सारी चीज़ों को, तो इस U को इससे मल्टीप्लाई करो, फिर इससे मल्टीप्लाई करो, तो U फिर C से मल्टीप्लाई करो, WC, फिर यहाँ पे तो W ही रहेगा इस पूरी लाइन में 4 तक, उसके बाद UCAG, ठीक है। पहले ये लिखो, अब फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो CU, फिर इससे मल्टीप्लाई करो U, तो CUC। आगे की जो अमीनो एसिड का नाम है, आई डोंट थिंक ये कभी पूछा जाएगा, क्योंकि मेरे टाइम तक तो ये कभी आया नहीं, ना नीट में आया ना कभी इधर आया है, तो बस नीचे के एग्जाम्पल दिए हैं वही आए हैं, ठीक है। अब जेनेटिक कोड के सेलिएंट फीचर्स क्या थे, क्या क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स थी। सबसे पहली बात तो कि कोडोन ट्रिपलेट है, ठीक है। 61 कोडोन कोड करेंगे अमीनो एसिड के लिए, ठीक है। 20 अमीनो एसिड के लिए हमारे पास 61 कोडॉन्स हैं। बने कितने थे, 64। कोड कितना कर रहे हैं, 3, सॉरी 61, तो बचे कितने, 3 बच गए। तो ये जो बचे हुए 3 हैं इनको हम स्टॉप कोडॉन बोलेंगे, और ये किसी भी अमीनो एसिड के लिए कोड नहीं करते हैं, इसीलिए वो फंक्शन करते हैं स्टॉप कोडॉन्स के तरह। के बाद जैसे टर्मिनेटर का काम होता है उसी तरीके से स्टॉप कोडॉन का काम होता है। कुछ अमीनो एसिड आर कोडेड बाय मोर देन 1 कोडोन, कुछ अमीनो एसिड को एक से ज़्यादा कोडोन मिलके कोड करते हैं, तो कोड कैसा है, डीजनरेट है। द कोडोन इज़ रीड इन mRNA इन कंटीजियस फैशन, मतलब बीच में कोमा वगैरह कुछ भी नहीं आता है, सीधा हम लोग रीड करते हैं उसको कंटिग्यूस फैशन में हम उसको रीड करते हैं, बीच में कोई कोमा वगैरह नहीं आता, कोई पंक्चुएशन नहीं होती है। द कोड इज़ नियरली यूनिवर्सल, लगभग जो कोड होता है वो कैसा होता है, यूनिवर्सल होता है। फॉर एग्जांपल फ्रॉम बैक्टीरिया टू ह्यूमन, बैक्टीरिया से लेकर ह्यूमन तक यू ट्रिपल यू कोड करेगा फिनाइल एलानिन के लिए। सम एक्सेप्शंस होता है
माइटोकॉन्ड्रियल कोडॉन्स के केस में और कुछ प्रोटोजोन्स के केस में। देखो कोड क्या है, यूनिवर्सल है, मतलब बैक्टीरिया से लेके ह्यूमन तक, ऐसा नहीं बदल जाता है। ट्रिपल यू हमेशा बैक्टीरिया से लेके ह्यूमन्स तक ट्रिपल यू फिनाइल एलानिन के लिए ही कोड करेगा। इसका एक्सेप्शन है कौन, कुछ माइटोकॉन्ड्रिया में मिलने वाले कोडॉन और कुछ प्रोटोजोन्स में मिलने वाले कोडॉन। AUG के दो काम होते हैं। AUG जो कोडॉन है उसके दो काम होते हैं, ये मिथ्योनिन के लिए भी कोड करता है, तो AUG कोड्स फॉर मिथ्योनिन एंड इट ऑल्सो एक्ट एज इनिशिएटर कोडॉन, और ये इनिशिएटर कोडॉन के लिए भी की तरह भी काम करता है, मतलब ये जहाँ लगाना वहाँ से शुरू होगा प्रोसेस। UAA, UAG, UGA, ये तीनों कैसे हैं, ये स्टॉप टर्मिनेटर कोडॉन्स हैं, समझ गए। इफ़ फॉलोइंग इज़ द सीक्वेंस, ये वाला तुम खुद करोगे, नहीं आया समझ तो मुझसे पूछ लोगे, समझ गए। आगे क्या दिया है बेटा, अब आता है म्यूटेशन एंड जेनेटिक कोड। म्यूटेशन किस तरीके से जेनेटिक कोड को चेंज कर देती है, मतलब हम लोगों ने पढ़ा है म्यूटेशन की वजह से जेनेटिक मटेरियल में चेंज आता है, तो जेनेटिक कोड में कैसा चेंज आएगा। द रिलेशनशिप बिटवीन जीन्स एंड DNA आर बेस्ट अंडरस्टूड बाय म्यूटेशन स्टडीज। जब हम म्यूटेशन स्टडी करते हैं तो जीन्स और DNA के बीच में क्या रिलेशनशिप है वो हमें अच्छे से समझ आता है। यू हैव स्टडीड अबाउट म्यूटेशन एंड इट्स इफेक्ट, हम लोगों ने पिछले चैप्टर के अंदर म्यूटेशन और उसके इफेक्ट के बारे में पढ़ लिया था, ठीक है। इफेक्ट of large deletion and rearrangement in a segment of DNA are easy to comprehend। अगर बहुत बड़ा डिलीशन हुआ है DNA के अंदर या फिर बहुत बड़े सेगमेंट ऑफ DNA के अंदर रीअरेंजमेंट्स हुआ है तो हम लोग उसको ईजिली बता सकते हैं। इट मे रिजल्ट इन लॉस और गेन ऑफ जीन एंड सो अ फंक्शन, इसकी वजह से कोई जीन का लॉस भी हो सकता है, किसी जीन का गेन भी हो सकता है, तो उससे उस जीन से रिलेटेड जो फंक्शन है वो भी ऑल्टर होगा, है ना। जब अगर म्यूटेशन हुई है तो किसी जीन का अगर लॉस हुआ है तो उसके फंक्शन का भी लॉस होगा, अगर किसी जीन का गेन हुआ है तो उसके फंक्शन पे भी अफेक्ट होगा, ठीक है। द इफेक्ट ऑफ पॉइंट म्यूटेशन विल बी एक्सप्लेन्ड हियर, तो पॉइंट म्यूटेशन का क्या प्रभाव होता है वो हमें यहाँ बताया जाएगा। अ क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ पॉइंट म्यूटेशन इज अ चेंज इन सिंगल बेस पेयर इन द जीन फॉर बीटा हीमोग्लोबिन चेन दैट रिजल्ट इन चेंज ऑफ अमीनो एसिड रेसिड्यू ग्लूटामेट टू वेलिन। ये हम लोगों ने पीछे पढ़ा था सिकल सेल एनीमिया, जहाँ पर ग्लूटामिक एसिड की जगह कौन आ जाता है, वेलिन, है ना। इसमें क्या होता है, सिंगल बेस पेयर चेंज होता है, एक ही बेस पेयर जीन के अंदर चेंज होता है बीटा ग्लोबिन चेन के अंदर, जहाँ पर ग्लूटामिक एसिड की जगह आ जाता है वेलिन, जिसकी वजह से सिकल सेल अनीमिया होता है। इट रिजल्ट इनटू अ डिजीज्ड कंडीशन दैट नेम्ड इज सिकल सेल अनीमिया। इफेक्ट ऑफ पॉइंट म्यूटेशन दैट इंसर्ट और डिलीट अ बेस इन स्ट्रक्चरल जीन कैन बी बेटर अंडरस्टूड। हमको नीचे एक एग्जाम्पल दिया, मान लेते हैं हमारे पास एक सेंटेंस है ये, राम हैज़ रेड कैप, हम लोगों ने बी ऐड करते गए, हैज़ और रेड के बीच में हम लोग क्या ऐड करते गए, बी ऐड करते गए, फिर बाद में हम लोगों ने 2 लेटर ऐड करे, फिर बाद में हम लोगों ने 3 लेटर ऐड कर दिए, तो क्या सेंटेंस बन गया, राम हैज़ बिग रेड कैप, ठीक है। तो ये चेंज हो गया, जो पूरा सेंटेंस था वो कम्प्लीटली बदल ही गया। उसके बाद हम कुछ डिलीट करते हैं। अब डिलीट में मान लेते हैं मैंने क्या डिलीट करना शुरू करा, ये जो था ना रेड कैप, उसमें से पहले मैंने आर हटाया, फिर ई हटाया एंड देन लास्ट में डी हटा दिया, तो राम हैज़ कैप इतना बचा। तो डिलीशन से सेंटेंस बदल गया, कुछ इंसर्ट करा उसकी वजह से भी सेंटेंस बदल गया। इस अबोव एक्सरसाइज का क्या एग्जाम्पल, मतलब ये जो एग्जाम्पल दिया उसको कंक्लूजन क्या है कि इंसर्शन और डिलीशन ऑफ 1 और 2 बेसिस चेंजेस द रीडिंग फ्रेम फ्रॉम 1 पॉइंट ऑफ इंसर्शन और डिलीशन। जहाँ से हम कुछ भी इंसर्ट या फिर डिलीट करते हैं उस पॉइंट से जो पढ़ने का तरीका है, जो रीडिंग फ्रेम है, वो क्या हो जाता है, बदल जाता है इंसर्शन और डिलीशन की वजह से। अगर हम 1 या 2 बेसिस इंसर्ट या डिलीट करते हैं तो जो रीडिंग फ्रेम है बेटा वो बदल जाता है। हाउएवर सच म्यूटेशंस आर रेफर्ड टू एज फ्रेम शिफ्ट इंसर्शन, फ्रेम शिफ्ट इंसर्शन, कुछ इंसर्ट करते हैं तो फ्रेम शिफ्ट इंसर्शन, कुछ डिलीट करते हैं तो डिलीशन म्यूटेशन। इस तरीके की म्यूटेशंस का नाम दिया है फ्रेम शिफ्ट इंसर्शन और डिलीशन म्यूटेशन। इंसर्शन और डिलीशन ऑफ 3 और इट्स मल्टीपल बेसिस इंसर्ट और डिलीट इन 1 और मल्टीपल कोडॉन्स एंड 1 और मल्टीपल अमीनो एसिड। हम जितने ज़्यादा बेसिस को मल्टीप्लाई, मतलब जितना ज़्यादा बेसिस को हटाते जाएंगे लगाते जाएंगे उतना ही अमीनो एसिड के ऊपर फ़र्क पड़ता जाएगा। एंड रीडिंग फ्रेम रिमेन्स अनऑल्टर्ड फ्रॉम द पॉइंट ऑनवर्ड। जैसे कि अगर 1 मिनट, तो इस लाइन का क्या मतलब है, जैसे अगर हम 3 या उससे ज़्यादा 3 के मल्टीपल बेसिस हम इंसर्ट करते हैं या फिर डिलीट करते हैं तो मल्टीपल कोडॉन डिलीट होंगे या मल्टीपल कोडॉन ऐड होंगे, तो जिसकी वजह से एक या एक से ज़्यादा मल्टीपल अमीनो एसिड पे फ़र्क पड़ेगा। और जो रीडिंग फ्रेम है वो कैसा रहेगा, अनऑल्टर्ड रहेगा फ्रॉम पॉइंट, उस पॉइंट के आगे जो
रीडिंग फ्रेम है वो अनऑल्टर्ड रहेगा। इसका एक एग्जांपल लेते हैं अपन, जैसे कि हमने ले लिया AUG UAC UUU CGA और UAG मान लेते हैं, ये एग्जाम्पल था। मैंने क्या करा, मैंने इन तीनों को हटा दिया, ठीक है। इस पॉइंट के बाद क्या बचा, AUG बचा, UAC CGA एंड UAG। तो इस पॉइंट के बाद जो रीडिंग फ्रेम था वो क्या रहा, अनऑल्टर्ड रहा, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा इस वाले पॉइंट को। तो सिर्फ यहाँ से ये पूरा का पूरा कोडोन क्या हो गया, डिलीट हो गया। तो ये जो अमीनो एसिड थी ये क्या हो जाएगी, हट जाएगी अब, ठीक है। तो इसको यार इरेज करना पड़ेगा, तो पूरा वैसे ही हो गया, क्या कर दिया ये। चलो इतना ही ठीक है, अभी कुछ हो तो इसका सकता है नहीं। चलो आगे, अरे रे 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 नहीं 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 नहीं, सॉरी यार, मैं तुम लोगों का टाइम वेस्ट कर देती हूँ ऐसे कर करके। चलो बेटा, टीआरएनए एक अडेप्टर मॉलिक्यूल। टीआरएनए का क्या काम बताया था कल, टीआरएनए भाई अमीनो एसिड को पकड़ पकड़ के लाएगा और कोडॉन्स को रीड करने का काम करेगा। फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ द प्रपोजिशन ऑफ कोड, जब भी कोड प्रपोज हुआ था, जब ये कंसेप्ट आया था, इट वॉज वेरी क्लियर टू फ्रांसिस क्रिक दैट देयर हैज़ टू बी अ मैकेनिज्म टू रीड द कोडॉन एंड ऑल्सो टू लिंक इट टू द अमीनो एसिड। तो फ्रांसिस क्रिक को ये बात पता थी कि भाई कोड को रीड करने के लिए कुछ ना कुछ मैकेनिज्म होगा, है ना, और उसको अमीनो एसिड से लिंक करने के लिए भी कुछ ना कुछ मैकेनिज्म होगा ही होगा। बिकॉज अमीनो एसिड हैव नो स्ट्रक्चरल स्पेशलिटीज़ टू रीड द कोड यूनिकली, क्योंकि अमीनो एसिड के पास खुद की ऐसी कोई स्पेशलिटी नहीं है कि भाई वो खुद जाके कुछ कोड रीड कर सके, है ना। देखो एक बार फिर से, जब भी ये कोड का, कोडॉन का जब भी ये कंसेप्ट आया था, तो फ्रांसिस क्रिक को ये बात पता थी कि भाई अमीनो एसिड को ले जाने के लिए, अमीनो एसिड को लिंक करने के लिए और कोड को रीड करने के लिए कुछ ना कुछ अलग से मैकेनिज्म होगा ही होगा, क्योंकि अमीनो एसिड के पास खुद की ऐसी कोई स्पेशलिटी नहीं है कि वो ये काम परफॉर्म कर सके। ही पोस्टुलेटेड द प्रेजेंस ऑफ एन अडेप्टर मॉलिक्यूल, उसने ये बात बताई कि कुछ ना कुछ अडेप्टर मॉलिक्यूल है। अडेप्टर मतलब जो लेके आने का काम करेगा, कुछ ना कुछ ऐसा अडेप्टर मॉलिक्यूल है दैट वुड ऑन वन हैंड रीड द कोड, जो एक तरफ से, एक हाथ से तो वो कोड को रीड करेगा, एंड ऑन द अदर हैंड वुड बाइंड टू द स्पेसिफिक अमीनो एसिड, और दूसरे हाथ से वो उस स्पेसिफिक अमीनो एसिड से आके उसको जोड़ने का भी काम। ये सॉरी, तो आई होप इतना तो अपना हो गया था स्पेसिफिक अमीनो एसिड तक। द टीआरएनए देन कॉल्ड एसआरएनए, एसआरएनए मतलब सॉल्युबल आरएनए, जो घुल मिल जाए, वॉज नॉन बिफोर द जेनेटिक कोड वॉज पोस्टुलेटेड। जब जेनेटिक कोड को बताया भी नहीं गया था, ये कंसेप्ट जब आया भी नहीं था, उससे पहले से टीआरएनए को जाना जाता है। हाउएवर इट्स रोल एज एन अडेप्टर मॉलिक्यूल वॉज असाइंड मच लेटर, लेकिन ये अडेप्टर की तरह काम कर सकता है, ये रोल हमको बहुत बाद में पता चला, है ना। उसके बाद आगे क्या लिखा है, जो टीआरएनए है ना बेटा, टीआरएनए के पास एक एंटीकोडोन लूप होती है दैट हैज़ बेसिस कॉम्प्लीमेंट्री टू द कोड। टीआरएनए के पास एक एंटीकोडोन लूप होती है जिसके पास बेसिस होते हैं जो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं उस कोड के, जो भी कोड पर्टिकुलर हमको दिया हुआ है उसके कॉम्प्लीमेंट्री उसके पास बेसिस होंगे। एंड इट ऑल्सो हैज़ एन अमीनो एसिड एक्सेप्टर एंड, उसके पास एक अमीनो एसिड एक्सेप्टर एंड भी होता है, जिससे कौन बंधेगा आके, जिससे अमीनो एसिड आके बाइंड हो जाएगा। टीआरएनएज आर स्पेसिफिक फॉर ईच अमीनो एसिड, हर एक अमीनो एसिड के लिए हमारे पास अलग अलग टीआरएनए होता है, तो टीआरएनए स्पेसिफिक है अमीनो एसिड के लिए। फॉर इनिशिएशन के लिए हमारे पास अनदर स्पेसिफिक टीआरएनए होता है जिसको हम इनिशिएटर टीआरएनए का नाम देते हैं। मतलब इनिशिएशन के लिए, किसी भी प्रोसेस को शुरू करने के लिए हमारे पास इनिशिएटर टीआरएनए होता है। देर आर नो टीआरएनएज फॉर स्टॉप कोडन, लेकिन टर्मिनेशन के लिए कोई पर्टिकुलर टीआरएनए हमको नहीं दिया हुआ होता है, मतलब स्टॉप कोडन के लिए कोई भी टीआरएनए नहीं होता है। द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए हैज़ बीन डिपेक्टेड दैट लुक्स लाइक अ क्लोवर लीफ, एक लीफ की तरह, एक क्लोवर लीफ की तरह टीआरएनए का सेकेंडरी स्ट्रक्चर दिखता है। उसका जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है वो किस तरह दिखता है, इन्वर्टेड एल की तरह, उल्टा एल की तरह हम लोगों को उसका स्ट्रक्चर दिखाई देता है। प्राइमरी वाला मेन स्ट्रक्चर, ये शायद नीट में आया था इस साल, और जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है बेटा, क्लोवर लीफ की तरह होता है। देखो इसकी एंटीकोडोन लूप देखो यहाँ पे दे रखा है, 5 प्राइम एंड है, देखो ये 5 प्राइम एंड है, ये 3 प्राइम एंड है, 3 प्राइम एंड पे आके कौन जुड़ गया, सीरीन, मतलब अमीनो एसिड आके जुड़ गई। ये टीआरएनए है, ये इसकी एंटीकोडोन लूप है, ये यूसीए, ये वाली जो लाइन है ना पूरी की पूरी 5 प्राइम टू 3 प्राइम वाली, इसके पास मान लेते हैं ये कोडॉन कौन सा है, एजीयू। तो एजीयू का कॉम्प्लीमेंट्री
बेसिस किसके पास होंगे, एंटीकोडोन लूप के पास होंगे। मतलब ए के आगे कौन आएगा, यू आएगा, जी के बाद सी आएगा, यू के बाद ए आएगा, तो ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री है, तो ये एंटीकोडोन लूप का काम होता है। समझ गए। तो टीआरएनए के पास एक एंटीकोडोन लूप होती है जिसके पास बेसिस होते हैं उस कोड से कॉम्प्लीमेंट्री जो है, और उसके पास एक अमीनो एसिड एक्सेप्टर एंड होता है। कहाँ पे बेटा, 3' एंड के ऊपर। ये बात भी ध्यान रखनी है, ठीक है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर इसका क्लोवर लीफ की तरह, प्राइमरी स्ट्रक्चर इसका दिखाई देता है कैसा, इन्वर्टेड एल की तरह, ठीक है। आगे हम शुरू करते बेटा ट्रांसलेशन से, सॉरी। देखो ट्रांसलेशन क्या होता है बताओ। आरएनए से क्या बनाना, प्रोटीन बनाना, है ना। तो ट्रांसलेशन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन ऑफ अमीनो एसिड। व्हाट डू यू मीन बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ अमीनो एसिड, मतलब फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन बेटा, टू फॉर्म अ पॉलीपेप्टाइड। अमीनो एसिड का जुड़ना क्या बनाने के लिए, पॉलीपेप्टाइड बनाने के लिए। द ऑर्डर एंड सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड आर डिफाइंड बाय द सीक्वेंस ऑफ बेसिस इन द एमआरएनए। एमआरएनए के अंदर बेसिस का क्या सीक्वेंस है, उसी के हिसाब से अमीनो एसिड का सीक्वेंस क्या रहेगा वो पता करेंगे, ठीक है। मतलब एमआरएनए के अंदर सीक्वेंस ऑफ बेसिस ये चीज़ डिफाइन करेगी किसको, कि अमीनो एसिड का सीक्वेंस क्या रहेगा, ठीक है। तो द अमीनो एसिड आर जॉइंड बाय अ बॉन्ड विच इज़ नॉन एज पेप्टाइड बॉन्ड। अमीनो एसिड के बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है, पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। फॉर्मेशन ऑफ ए पेप्टाइड बॉन्ड रिक्वायर्स एनर्जी। पेप्टाइड बॉन्ड के बनने को क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी लेके ही बनेगा। देयरफॉर इन द फर्स्ट प्लेस इटसेल्फ अमीनो एसिड आर एक्टिवेटेड इन द प्रेजेंस ऑफ एटीपी। तो सबसे पहले अमीनो एसिड को एक्टिवेट करना पड़ेगा एटीपी के प्रेजेंस में, एंड linked to their cognate tRNA, a process commonly called as charging of tRNA and amino acylation of tRNA to be more specific। सबसे पहले क्या होता है बेटा, जो उनका पर्टिकुलर स्पेसिफिक tRNA है उसको हम जोड़ते हैं, ठीक है। बट उससे भी पहले क्या होता है, अमीनो एसिड को एटीपी की प्रेजेंस में एक्टिवेट करा जाता है और उसके रेस्पेक्टिव tRNA के साथ उसको जोड़ दिया जाता है। इस प्रोसेस को हम लोग कहेंगे चार्जिंग ऑफ tRNA और अमीनो असाइलेशन ऑफ tRNA, ठीक है। इफ़ टू सच चार्ज tRNAs आर ब्रॉट क्लोज इनफ, जब हम ऐसे दो चार्ज्ड tRNA को एक साथ लेकर आएंगे, द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड बिटवीन दैम, 1 मिनट, फिर पेप्टाइड बॉन्ड उनके बीच में बनना शुरू होगा, वुड बी फेवर्ड एनर्जेटिकली। उसके बाद द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड बिटवीन दैम वुड बी फेवर्ड एनर्जेटिकली। जब हम दो चार्ज्ड tRNAs को एक साथ लेकर आएंगे उसके बाद एनर्जेटिकली वो पेप्टाइड बॉन्ड उनके बीच में बनना शुरू होगा, तब उसके बाद जाके क्या बनेगा, बॉन्ड बनेगा। समझ गए। द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट वुड एनहांस द रेट ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। और इसके साथ अगर अपन कैटलिस्ट रख देंगे तो चेरी ऑन द केक टाइप चीज़ हो जाएगी। मतलब कैटलिस्ट रखा तो ये जो प्रोसेस है वो और जल्दी हो जाएगा, ठीक है। पेप्टाइड बॉन्ड ज़्यादा जल्दी बन जाएगा, उसका रेट क्या हो जाएगा, एनहांस हो जाएगा। द सेलुलर फैक्ट्री रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसाइजिंग प्रोटीन इज़ द राइबोसोम। वो सेलुलर फैक्ट्री जो प्रोटीन को सिंथेसाइज करने में बहुत ज़्यादा तरीके से रिस्पॉन्सिबल होता है वो कौन होता है बेटा, राइबोसोम। द राइबोसोम कंसिस्ट ऑफ स्ट्रक्चरल आरएनए एंड अबाउट 80 डिफरेंट प्रोटीन। ये बात याद रखनी है, आई थिंक इसी साल नीट में आया था ये। जो राइबोसोम होता है उसके पास क्या होता है, स्ट्रक्चरल आरएनए होता है और 80 अलग अलग तरीके के प्रोटीन होते हैं, 80 डिफरेंट प्रोटीन्स होते हैं। समझ गए। इट इज़ इन इट्स इनएक्टिव स्टेज, अपनी इनएक्टिव स्टेज के अंदर इट एग्जिस्ट एज 2 सब यूनिट। देखो हम लोगों को पता है, जैसे कि हम मान लेते हैं 70S राइबोसोम है, 70S की यूनिट क्या क्या होती है, 40S प्लस 30S। तो नॉर्मली ये क्या होता है, जैसे ये बड़ा है ये छोटा है, ये नॉर्मली ये दोनों क्या होती हैं, अलग अलग रहती है। जैसे ही मैग्नीशियम इनके पास आता है, मैग्नीशियम आयन की प्रेजेंस में ये दोनों आपस में जुड़ते हैं, उसके बाद ये 70S बनाते हैं बेटा, ठीक है। वैसे क्या रहते हैं, अलग अलग। इनएक्टिव स्टेज में ये दोनों 40S वाला अलग, 30S वाला अलग। तो लार्जर सब यूनिट एंड अ स्मॉल सब यूनिट, तो वो अलग अलग सब यूनिट की फॉर्म में रहता है। व्हेन द स्मॉल सब यूनिट एनकाउंटर ऑन एमआरएनए, जब छोटी वाली जो सब यूनिट है वो एमआरएनए के पास जाके एनकाउंटर करेगी, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ एमआरएनए टू प्रोटीन बिगिंस। उसके बाद एमआरएनए से प्रोटीन बनने का जो प्रोसेस है वो शुरू होगा। मतलब छोटी वाली सब यूनिट स्टार्ट कर रही है, इनिशिएट कर रही है कुछ ना कुछ प्रोसेस। क्या प्रोसेस, एमआरएनए से प्रोटीन बनने के प्रोसेस को। देयर आर 2 साइट इन द लार्ज सब यूनिट। अब लार्ज सब यूनिट के पास 2 साइट होती हैं फॉर सब्सिक्वेंट अमीनो एसिड टू बाइंड टू, कि भाई अमीनो एसिड उसके पास आके बाइंड हो जाए, एंड दस बी क्लोज इनफ टू ईच अदर एंड द फॉर्मेशन ऑफ अ पेप्टाइड बॉन्ड, ताकि वो क्या रहे। 1 मिनट, इसको पूरा एक साथ पढ़ते हैं। देखो, व्हेन द स्मॉल सब यूनिट एनकाउंटर्स एन एमआरएनए, जब छोटी वाली जो सब यूनिट है वो एमआरएनए के पास जाती है, उसके बाद एमआरएनए से प्रोटीन बनने का प्रोसेस शुरू होता है। तो देयर आर 2 साइट इन द लार्ज सब यूनिट फॉर सब्सिक्वेंट अमीनो एसिड टू बाइंड टू एंड दस बी क्लोज इनफ टू ईच अदर एंड फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड।
तो बड़ी वाली सब यूनिट के पास 2 साइट होती हैं, दोनों पर आके अमीनो एसिड जुड़ जाती हैं और वो इतना पास हो जाती हैं कि पेप्टाइड बॉन्ड ईजिली बन सके। समझ गए। द राइबोसोम ऑल्सो एक्ट एज कैटलिस्ट। अब कैटलिस्ट की तरह कौन काम करेगा? द राइबोसोम ऑल्सो एक्ट एज अ कैटलिस्ट। कौन सा? 23S RRNA, ये याद रखना है। 23S RRNA इन बैक्टीरिया इज़ द एंजाइम राइबोजाइम। राइबोजाइम मतलब ऐसा एंजाइम जो न्यूक्लिक एसिड से बना हुआ है। राइबोजाइम इज़ द एंजाइम विच इज़ नॉट मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। मतलब मेनली क्या कहते हैं हम लोग, एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, बट सभी एंजाइम्स नहीं होते हैं। राइबोजाइम इज़ द एंजाइम विच इज़ मेड अप ऑफ न्यूक्लिक एसिड। तो राइबोजाइम कौन सा है? 23S RRNA है, याद रखना। ये कैटलिस्ट की तरह काम करता है और पेप्टाइड बॉन्ड बनाने के रेट को एनहांस करता है। समझ गए। एक बार फिर से, राइबोसोम के अंदर 23S RRNA जो है वो राइबोजाइम की तरह काम करता है, एक कैटलिस्ट की तरह काम करता है जो कि पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन के रेट को एनहांस करता है। समझ गए। 1 मिनट देखते हैं कितना बचा है, इतना ही पढ़ेंगे आज हम। ओके। तो अ ट्रांसलेशनल यूनिट इन mRNA इज द सीक्वेंस ऑफ RNA दैट इज फ्लैंक्ड बाय अ स्टार्ट कोडॉन एंड द स्टॉप कोडॉन एंड कोड्स फॉर अ पॉलीपेप्टाइड। तो जो ट्रांसलेशनल यूनिट है वो क्या होता है? mRNA के अंदर ट्रांसलेशनल यूनिट हम किसको कहते हैं कि भाई RNA का वो सीक्वेंस जो घिरा हुआ होता है स्टॉप कोडॉन से और स्टार्ट कोडॉन से। मतलब इधर स्टार्ट कोडॉन होगा, इधर स्टॉप कोडॉन होगा, ठीक है। बीच में ट्रांसलेशनल यूनिट होगी जो कि कोड करेगी किसी पर्टिकुलर पॉलीपेप्टाइड के लिए, ठीक है। ट्रांसलेशनल यूनिट mRNA के अंदर RNA का वो सीक्वेंस होता है जिसके आगे स्टार्ट कोडॉन होता है, पीछे स्टॉप कोडॉन होता है और वो किसी पॉलीपेप्टाइड के लिए कोड करता है। आई होप तुम लोगों को ये बात क्लियर होगी। समझ गए। And mRNA has also some additional sequences that are not translated and are referred to as untranslated regions. mRNA के अंदर कुछ ऐसे एडिशनल, ऐसे बढ़े हुए मतलब ऐसे एडिशनल सीक्वेंसेस भी होते हैं जो ट्रांसलेट नहीं होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? अनट्रांसलेटेड रीजन। द UTR आर प्रेजेंट एट बोथ 5th प्राइम एंड, जैसे ये 5th प्राइम एंड है, ये 3rd प्राइम एंड है। तो 5th प्राइम एंड पे ये स्टार्ट कोडॉन है, इसके पहले होगा। 3rd कोडॉन पे स्टॉप कोडॉन है, इसके बाद में होगा, ठीक है। तो जो UTRs होते हैं बेटा वो 5th प्राइम एंड पे स्टार्ट कोडॉन से पहले होते हैं और 3 प्राइम एंड पे स्टॉप कोडॉन के बाद में होते हैं। दे आर रिक्वायर्ड फॉर एफिशिएंट ट्रांसलेशन प्रोसेस। और वो वैसे तो ट्रांसलेट नहीं होते हैं बट एफिशिएंटली ट्रांसलेशन प्रोसेस ईजिली हो जाए, अच्छे से हो जाए, अच्छे से सिमट जाए सारा काम, उसके लिए UTR ज़रूरी होते हैं, ठीक है। तो आगे आता है फॉर इनिशिएशन के लिए द राइबोजाइम बाइंड्स टू द mRNA एट द स्टार्ट कोडॉन। शुरुआत करने के लिए राइबोसोम स्टार्ट कोडॉन से जाके जुड़ जाएगा। दैट इज़ रिकॉग्नाइज्ड ओनली बाय द इनिशिएटर tRNA। जिसको कौन रिकॉग्नाइज करेगा? इनिशिएटर tRNA ही रिकॉग्नाइज कर सकता है। द राइबोजाइम प्रोसीड टू द इलोंगेशन फेज ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। फिर राइबोजाइम इलोंगेशन प्रोसेस को कंप्लीट करेगा। ड्यूरिंग दिस स्टेज पे कॉम्प्लेक्सेस कंपोज्ड ऑफ एन अमीनो एसिड लिंक्ड टू tRNA सिक्वेंशली बाइंड टू द एप्रोप्रिएट कोडॉन इन mRNA बाय फॉर्मिंग कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग विद द tRNA एंटीकोडॉन। तो इस टाइम पे मतलब इलोंगेशन वाली स्टेज के अंदर जो कॉम्प्लेक्सेस हैं, मतलब tRNA के साथ अमीनो एसिड जुड़ा हुआ है, ये तो पहला स्टेप था ही, ठीक है। ये वाली जो चीज़ें हैं वो बाइंड हो जाएंगी किसके? अपने अपने अप्रोप्रिएट mRNA के साथ कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस के सीक्वेंस के अकॉर्डिंग, और वो पेयर करेंगे अपने tRNA एंटीकोडॉन के साथ। देखो एक बार फिर से, जो tRNA के साथ अमीनो एसिड जुड़ी हुई हैं, मतलब अमीनो एसिड और tRNA का जो कॉम्प्लेक्स बना हुआ है वो सिक्वेंशली अपने अपने अप्रोप्रिएट mRNA के अंदर जो कोडॉन है अपने अपने रिस्पेक्टिव कोडॉन के साथ जुड़ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर बना लेगा और किसके साथ बना लेगा? tRNA एंटीकोडॉन्स के साथ अपने अपने कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स बना लेगा। समझ गए। सॉरी, एंटीकोडॉन्स के एक बार फिर से बता देते। देखो tRNA जो था, tRNA एंटीकोडॉन लूप जो था, उसके पास कॉम्प्लीमेंट्री बेसेस होते हैं। जो भी पर्टिकुलर mRNA के अंदर सीक्वेंस होता है उसके कॉम्प्लीमेंट्री एंटीकोडॉन के पास क्या होती हैं? बेसेस होती हैं। तो अमीनो एसिड प्लस tRNA, ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है वो अपने अपने कोडॉन के साथ जुड़ जाएगा और वो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर बना लेगा अपने tRNA एंटीकोडॉन के साथ। समझ गए। द राइबोजाइम मूव, जो राइबोसोम है वो मूव करेगा कोडॉन से कोडॉन, एक कोडॉन से दूसरे कोडॉन तक अलोंग द mRNA। पूरे mRNA पे कोडॉन टू कोडॉन मूव करेगा। अमीनो एसिड आर एडेड 1 by 1। फिर एक 1 by 1 अमीनो एसिड जुड़ते जाएंगे, ट्रांसलेटेड इनटू पॉलीपेप्टाइड, और वो ट्रांसलेट हो जाएगा किसमें? एक पॉलीपेप्टाइड सीक्वेंसेस डिक्टेटेड बाय DNA एंड रिप्रेजेंटेड बाय mRNA।
फिर अमीनो एसिड एक एक करके जुड़ते जाएंगे, फिर वो ट्रांसलेट हो जाएगा किसमें, पॉलीपेप्टाइड में। जो सीक्वेंस बताया तो डीएनए ने था और रिप्रेजेंट किसने करा, एमआरएनए। डीएनए ने डिक्टेट करा था, डीएनए बोलता गया, एमआरएनए रिप्रेजेंट करता गया और पॉलीपेप्टाइड ट्रांसलेट होता गया। एट द एंड और एंड पे एक रिलीज फैक्टर बाइंड होता है स्टॉप कोडोन से। स्टॉप कोडोन से कौन आके बाइंड हो जाएगा, रिलीज फैक्टर। टर्मिनेटिंग ट्रांसलेशन, जो ट्रांसलेशन को खत्म करेगा, एंड रिलीजिंग द कंप्लीट पॉलीपेप्टाइड फ्रॉम द राइबोसोम। और राइबोसोम से पूरा का पूरा पॉलीपेप्टाइड क्या निकल जाता है, रिलीज़ हो जाता है। एक बार जल्दी से फिर से समझा देती हूँ। इनिशिएशन के लिए बेटा क्या करता है, राइबोसोम अटैच होता है एमआरएनए के ऊपर स्टार्ट कोडॉन पे, ठीक है। इनिशिएशन के लिए जो राइबोसोम होता है वो एमआरएनए के स्टार्ट कोडॉन पे जाके बाइंड हो जाता है। उसके बाद इलोंगेशन फेज़ आता है। इलोंगेशन फेज़ के अंदर जो कॉम्प्लेक्स होता है अमीनो एसिड प्लस टीआरएनए का, वो अपने अपने अप्रोप्रिएट कोडॉन के साथ जाके जुड़ जाते हैं और कॉम्प्लीमेंट्री बेस पर बना लेते हैं टीआरएनए एंटी कोडॉन के साथ। फिर राइबोसोम कोडॉन से कोडॉन मूव करेगा पूरे एमआरएनए के लेंथ के लॉन्ग, फिर अमीनो एसिड एक एक करके जुड़ते जाएंगे, फिर वो ट्रांसलेट हो जाएगा एक पॉलीपेप्टाइड के अंदर। जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन डिक्टेट करी थी डीएनए ने, रिप्रेजेंट करी थी एमआरएनए, वो पूरी ट्रांसलेट हो जाएगी पॉलीपेप्टाइड के अंदर और एंड में एक रिलीज फैक्टर आके स्टॉप कोडॉन से जुड़ जाएगा। फिर ट्रांसलेशन खत्म हो जाएगा और फिर राइबोसोम से पूरा का पूरा पॉलीपेप्टाइड बाहर निकल जाएगा। यहाँ एक डायग्राम दिया है, ये रहा, ये वाला डायग्राम और देख लेते हैं एक बार। जैसे ये है, ये टीआरएनए की लूप है, एंटीकोडॉन लूप, ये इसके बेसिस हैं और ये वाला यहाँ आके जुड़ेगा। एक मिनट, UCC ये यहाँ जुड़ेगा, U के अपोजिट यहाँ A है, CC के अपोजिट यहाँ GG है, ठीक है। तो ये एंटीकोडॉन लूप के पास कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होगी यहाँ पर, समझ गए। उसके बाद जैसे कि ये यहाँ पे जुड़ा हुआ है, फिर अमीनो एसिड बनती जाएंगी, जुड़ती जाएंगी एक एक, जैसे एलिनिन हो गया, सीरीन, ग्लाइसिन, सारी जुड़ती गई, ठीक है। फिर ये निकल जाएंगी यहाँ से, मान लेते हैं ये पूरा था तो ये पूरी चेन यहाँ से निकल जाएगी राइबोसोम से बाहर, समझ गए। तो ट्रांसलेशन क्या हो गया बेटा, ख़त्म हो गया। तो इसके बाद हमारा क्या बचता है, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। आई थिंक इसके बाद हमारे पास 3 या 4 लेक्चर और लगेंगे, बाकी मैं ट्राई करूँगी 3 लेक्चर में समेट देंगे। ज़्यादा बड़ा चैप्टर है वैसे तो ये, बट आगे हम क्या पढ़ेंगे, जीन एक्सप्रेशन पढ़ेंगे और लैक ऑपेरॉन हो जाएगा अपना। फिर उसके बाद अपन ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के 2 लेक्चर में अपन ट्राई करेंगे कि पूरा का पूरा ख़त्म हो जाए। तो मैं अभी तक शायद मैं भूल चुकी हूँ कि टू सब्सक्राइब शेयर माई चैनल, ये भी बोलना होता है, ठीक है। बाकी देख लेना, तुमको अगर सही लगे तो बाकी लोगों को एडवाइस करना, बाकी तो और क्या करूँ। बाकी अगर रोज़ रोज़ बोलते हैं ना तो थोड़ा इरिटेटिंग सा लगता है ना, हर टीचर कोई हर 1 मिनट बाद बोलता है प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। सो थैंक यू फॉर बीइंग विद मी, गॉड ब्लेस यू बच्चों, टाटा बाय बाय।